हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 2। ठीक है, इसका नाम है शब्द विचार, मतलब एटाइमोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे शब्द विचार। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे शब्द के बारे में कुछ दिया गया है, इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, एक अथवा अनेक वर्णों के समूह से बने एक सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। बच्चों समझ आया शब्द कैसे बना है? जब हमने वर्णों को मिला दिया और उससे उसके समूह से जब एक सार्थक समूह बनता है, ठीक है, एक सार्थक ध्वनि निकलती है, वही आपका क्या होता है? शब्द होता है। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। देखिए, जैसे कि आ, जल, नमक, हाथ। ठीक है, तो उपयुक्त ध्वनि समूहों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि देखिए क्या क्या है। जैसे कि आ क्या है? एक वर्ण है। ठीक है, नल, नल में क्या है? देखिए कितने वर्ण है? न जमा अ जमा ल जमा अ, तो इसमें 4 वर्ण है कुल, है ना। अगला देखिए, जैसे चमक, तो चमक में देखिए च जमा अ जमा म जमा अ जमा क जमा अ, तो ये क्या है? चमक। 6 वर्ण है कुल। ठीक है, ऐसे ही 7 है, तो 7 में कितने? देखिए स जमा आ जमा थ जमा अ, तो इसमें है 4 वर्ण। ठीक है, देखिए आप क्या है, पहले में आपने देखा कि उपयुक्त ध्वनि समूह एक या अनेक वर्णों के संयोग से बने हैं। ये तो हमने देख लिया कि हमने वर्ण मिलाए हैं ना। दूसरा देखिए, इनमें से प्रत्येक में निहित ध्वनि स्वतंत्र, स्वयं में स्वतंत्र है। ठीक है, मतलब हर किसी का क्या है? एक अपना अर्थ है। ठीक है, देखिए इस प्रकार उपयुक्त परिभाषा के अनुसार चूंकि ये एक अथवा अनेक वर्णों के संयोग से बने सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह है, अतः ये शब्द है। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि शब्द के मूल में ध्वनि निहित होती है। ठीक है, परंतु ध्वनियों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है ना बच्चों, चलिए समझ आया आपको कि अगर हम स्वतंत्र ही एक वर्ण बोलते हैं, तो जैसे कि क, अब क का कोई भी अर्थ नहीं है अपने आप से। ठीक है, लेकिन अगर हमने बहुत सारे वर्णों को मिला दिया है, उसका एक अर्थ निकलेगा। ठीक है, अगर वो एक अर्थ निकालता है सही, तो हम कह सकते हैं कि वो आपका शब्द बन गया है। ठीक है, देखो आगे है, जब सारवान ध्वनि समूह द्वारा, जब सारवान ध्वनि समूह कोई अर्थ दे, तभी उसका महत्व होता है। ठीक है, अतः भाषा में सार्थक शब्दों का अत्यधिक महत्व होता है। समझ आया? सार्थक जो शब्द होते हैं उन्हीं का महत्व होता है। जो निसार्थक या फिर बोल सकते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उनका कोई भी महत्व नहीं है। ठीक है, देखिए, यद्यपि व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है, तथापि कभी कभी निर्थक दोबारा तथापि कभी कभी निरर्थक शब्द भी जब अपना अर्थ व्यक्त करते हैं, तो ये सभी भी सार्थक बन जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आप, मैं तो रोज की खिच खिच से तंग आ गया हूँ। ठीक है, या फिर कुछ चाय वाय है क्या? ठीक है, तो देखिए बच्चों, इन वाक्यों में ये जो खिच खिच से तात्पर्य है कलह, तथा वाय से तात्पर्य आदि अन्य वस्तुओं से है। तो बच्चों समझ आए यहाँ पे? अतः निरर्थक रूप जो थे, देखिए अब इसमें जो कलह है, देखिए इसमें जो आपका खिचखिच है और दूसरा क्या था? वाय, ये क्या है आपका? ये निरर्थक शब्द है, लेकिन निरर्थक रूप लेकर भी इनमें भाव की सार्थकता है ना बच्चों, और ये वाक्य में स्थान पाकर अपना अर्थ प्रकट करते हैं। तो बच्चों समझ आया यहाँ पे कि जो निरर्थक शब्द है वो कई बार ऐसे शब्द समूह में आकर क्या बना लेते हैं? अपने आप को सार्थक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अब आता है हमारा पद, मतलब फ्रेज। ठीक है, देखिए, तो प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, परंतु जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है, तब वह स्वतंत्र नहीं रहता, अपितु व्याकरण के नियमों जैसे कि लिंग, वचन, कारक आदि में बंध जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। ठीक है, इस स्थिति में वह शब्द ना रहकर पद बन जाता है। बच्चों समझ आए यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी शब्द होता है, पहले तो वो स्वतंत्र होता है, लेकिन जैसे ही उसमें आप लिंग, वचन, कारक नियमों के अनुसार परिवर्तन कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? वो पद बन जाता है। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है गोपाल, पुस्तक, पढ़ना, ये तीनों शब्द हैं। देखिए बच्चों, क्या है? गोपाल, पुस्तक, पढ़ना, ये तीनों ही अलग अलग क्या है? शब्द है। ठीक है, गोपाल ने पुस्तक पढ़ी, क्या है ये? वाक्य में प्रयुक्त होने पर उपयुक्त शब्दों का रूप बदल गया है। ठीक है, व्याकरण के नियमों में बंध कर ये शब्द ना होकर पद बन गए हैं। बच्चों समझ आया कि जैसे गोपाल, पुस्तक, पढ़ना, ये क्या है? अलग है, लेकिन जब हमने इनको एक साथ प्रयोग किया है, तो हमने क्या किया? यहाँ पे इनके रूप को बदल दिया है। ठीक है, तो इनका ये जो बदला हुआ रूप है, यही आपका पद कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप, पद की परिभाषा देखिए,
वर्णों का सार्थक समूह स्वतंत्र रहने पर शब्द तथा वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाता है। समझ आया बच्चों? जब तक वो स्वतंत्र है, वर्णों के समूह को जब तक वो स्वतंत्र है तब तो वो आपका शब्द है, लेकिन जैसे ही हमने उसको वाक्य में प्रयोग किया और बदला तो वो हो जाएगा आपका पद। ठीक है, चलिए अब देखिए, ध्यान रखिए, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी में शब्द होते हैं, पद नहीं। समझ आया वहां पे? डिक्शनरी में तो बच्चों शब्दकोश में क्या होता है? शब्द होते हैं, ठीक है, पद नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप, शब्दों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। चलिए देखिए, भाषा विभिन्न स्रोतों से अपना शब्द भंडार भरती है। ठीक है, इसके लिए कुछ शब्द वह स्वयं बनाती है तथा कुछ शब्दों को विभिन्न शब्दों के मेल अथवा अन्य भाषाओं से ग्रहण करती है। ठीक है, इनमें कुछ शब्द प्रयोग के आधार पर एक ही अर्थ देते हैं। ठीक है, जबकि कुछ भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। ऐसे में भाषा इनका वर्गीकरण करती है। इस प्रकार स्रोत तथा अर्थ के आदि को ध्यान में रखते हुए शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार माने गए। चलिए बच्चों देखिए, तो यहाँ पे हम जो 4 आधार देखने वाले हैं शब्दों के वर्गीकरण के, इसको एक एक करके पढ़ते हैं। कह दिया गया है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, कोई शब्द हिंदी भाषा में कहाँ से आया उस अथवा उसका स्रोत क्या है, इस आधार पर किया गया शब्दों का वर्गीकरण इस वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस आधार पर हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के स्रोत को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। देखिए, पहला क्या है? तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी, 5वां है संकर। ठीक है, तो ये 5 इसके भेद है। देखिए अब, तो पहला है तत्सम शब्द। ठीक है, मतलब वर्ड्स बोरोड फ्रॉम संस्कृत विदाउट ऑल्टरेशन। ठीक है, देखिए तत्सम शब्द का अर्थ है तत् अर्थात उसके संस्कृत। ठीक है, सम अर्थात समान, तो संस्कृत के समान। समझ आया बच्चों? यहाँ पे तत्सम का अर्थ है संस्कृत के समान। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है आगे, अपने मूल रूप के समान, दोबारा अपने मूल रूप के समान होने के कारण ये शब्द तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, मूल रूप क्या होता है इसका? संस्कृत है, और जब कोई भी शब्द उसी के मूल रूप के समान है, लाइक जैसे कि वो संस्कृत के ही समान है, तो हम कह सकते हैं कि आपका संस्कृत से ही संस्कृत का शब्द आया है, तो अब ये क्या है? आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, देखिए कुछ तत्सम शब्दों की सूची यहाँ दी जा रही है। चलिए बच्चों, यहाँ पे कुछ सूची आपको दी गई है, इनको देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, पहले क्या है? उच्च, तो ये क्या है? अंकुर। दोबारा देखिए, कुछ ये शब्द है यहाँ पे, हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं, जैसे कि उच्च, उत्थान, दुग्ध, अद्भुत, अजेय, श्वेत, अंकुर, अद्वितीय, ईर्ष्या, अभीष्ट, शत्रु, संघर्ष। ठीक है, फिर पक्ष, फल, एकत्र, खग, ग्रह, शत्र, शिखर, पुष्प, सरिता, राष्ट्र, बलिष्ठ, कर्ण। ठीक है, ऐश्वर्य, जय, चर्म, पृथ्वी, विद्युत, रक्त। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरा देखते हैं, ये तद्भव शब्द मतलब वर्ड्स बोरोड फ्रॉम संस्कृत विद ऑल्टरेशन। ठीक है, तो देखिए तद का अर्थ है उससे। ठीक है, संस्कृत से। समझ आया? कहां से? संस्कृत से। और भव का अर्थ है उत्पन्न हुए। समझ आया? तो देखिए, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द। ठीक है, देखिए तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो मूलतः संस्कृत के थे किंतु जिनका स्वरूप बदल गया है। ठीक है, कुछ बदल गया है। ठीक है, तो इस प्रकार तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों से विकसित हुआ। समझ आया बच्चों कि तत्सम जो है आपके, देखिए बच्चों तद्भव क्या है? जो आपके संस्कृत से उद्भव हुआ है। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ, देखिए बच्चों तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो कि आपके संस्कृत शब्द से लिए गए हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, अतः संस्कृत भाषा के जो शब्द रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, देखिए आप, जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ और उदाहरण है, जैसे कि काठ। ठीक है, तो संस्कृत में क्या है? कास्ट है। ठीक है, घर ये हिंदी है लेकिन इसको संस्कृत से लिया गया है, जो कि इसका संस्कृत में है ग्रह। ठीक है, ऐसी पत्र ये क्या है? हिंदी है लेकिन संस्कृत में है पत्र। ग्राहक ये हिंदी है और ग्राहक ये दूसरा। दोबारा, ग्राहक ये क्या है आपका? ग्राहक ये क्या है आपका? बताइए, ये है आपका हिंदी शब्द, लेकिन ग्राहक ये क्या है? आपका संस्कृत शब्द। ठीक है, देखिए आदि क्या है? आगे कुछ तद्भव शब्द तथा उनके रूपों में दी गई सूची, आगे कुछ तद्भव शब्द तथा उनके रूपों की सूची दी जा रही है। चलिए देखें यहाँ पे, जैसे कि तद्भव शब्द यहाँ पे दिया गया है जीव। ठीक है, तो इसका तत्सम क्या होगा? जीवा। ठीक है, घंटी, घंटिका, नंगा, नग्न, आग, अग्नि, खीर, शीर, चांद, चंद्र, डंक, दंश, रात, रात्रि, दिन, दिवस, हाथ, हस्त। ठीक है, बादल, मेघ, मोर, मयूर, गाय, धेनु, सिर, शीर्ष, गधा, गधर्व, सांझ, संध्या। ठीक है, बूंद, बिंदु,
सात, सप्त, सूरज, सूर्य, हाथी, हस्ती, हाथी, हस्ती, अंधेरा, अंधकार, ऊंचा, उच्च, कान, कर्ण, कुम्हार, कुम्हार, ठीक है, कुम्हार, कुंभार, दोबारा, कुम्हार, कुंभकार, ठीक है, खेत, क्षेत्र, तेल, तैल, सूत, सूत्र, भीख, भिक्षा, दुबला, दुर्बल, दही, दभी, दही, दधी, ठीक है बच्चों। चलिए आइए बच्चों अब हम करते हैं तीसरा, ये है देशज शब्द मतलब नेटिव वर्ड्स। देखिए बच्चों, देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न, ठीक है, जो शब्द स्थान और परिस्थितियों के अनुसार देश में ही निर्मित कर लिए जाते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, ठीक है, समझ आया। जैसे कि आटा, घोड़ा, पेड़, चूहा, झाड़ू, लोटा आदि, ये कुछ ऐसे शब्द जो कि हमारे ही देश में उत्पन्न किए गए हैं, ठीक है। या फिर आप किसी और को भी कह सकते हैं जो कि किसी भी देश के शब्दों की अगर बात करें, अगर वो उसी देश में उत्पन्न किए गए हैं तो हम कहेंगे कि वो देशज शब्द है, ठीक है। अब देखिए विदेशी शब्द मतलब फॉरेन वर्ड्स। देखिए हमारे देश के समय समय पर विदेशी जातियां आती रही हैं, ठीक है, उनकी भाषाओं से बहुत से शब्द हिंदी में आ गए हैं, ये शब्द विदेशी कहे जाते हैं। इनमें से कुछ शब्द तो हमारी भाषा में इतने घुल मिल गए हैं कि यह कहना कठिन है कि वे विदेशी हैं, जैसे कोट, चाय, लालटेन, स्टेशन, अमरूद, कुली, कुर्ता, चाकू, कैंची आदि, ये कुछ शब्द जो कि बाहर से लिए गए, ठीक है। देखिए बच्चों अब आगे करते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण विदेशी शब्द निम्न प्रकार हैं। चलिए देखिए, जैसे कि अरबी से लिए गए कुछ विदेशी शब्द कौन से हैं, जैसे कि गुनाह, फकीर, फरिश्ता, शैतान, हज, मुसलमान, मस्जिद, तहसीलदार, बगावत, सुलह, हवलदार, अदालत, कानून, जमानत, जुर्म, जुर्माना, किताब, खत, अनार, अमरूद, मुरब्बा, अफीम, इत्र, मौसम, फसल, खरीफ, तोता, बतख, सुबह, हिसाब, मरीज, किस्सा, दवा, बवासीर, ठीक है, हकीम, हलवाई, कसाई, बावर्ची, ये कुछ उदाहरण इतने सारे यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे कहाँ से लिए गए हैं, अरबी से, ठीक है। अगला देखिए फारसी से कुछ लिए गए हैं, कौन कौन से हैं, जैसे कि कालीन, अंगूर, किशमिश, चुकंदर, खून, गवाह, नमाज, पीर, चिलम, तंबाकू, काश्तकार, ठीक है। देखिए ये कुछ उदाहरण हैं जो कि आपकी फारसी से लिए गए हैं, ठीक है। आइए अगला देखिए तुर्की से लिए गए, देखो तोप, बंदूक, बारूद, खराद, चाकू, लाश, कुर्ता, कैंची, कुल्फी, जालिम आदि, ठीक है। अगला देखिए फ्रांसीसी, जैसे कि कारतूस, कूपन, रेस्टोरेंट, काजू आदि, ये कुछ शब्द जो कि फ्रांस से ले गए हैं, ठीक है, जो कि फ्रांस से लिए गए हैं। चलिए अगला देखिए अब पुर्तगाली से, देखो जैसे कि कमरा, गमला, तौलिया, फीता, नीलाम, बाल्टी, संतरा, साबुन, कनस्तर आदि, ठीक है। अंग्रेजी के कुछ शब्द यहाँ पे देखिए, जैसे कि ऑपरेशन, इंजेक्शन, एक्सरे, ग्लूकोज, थर्मामीटर, नर्स, सर्जन, एटीएम, ट्रांसफार्मर, ऑक्सीजन, एसिड, अगस्त, अप्रैल, किलोग्राम, दर्जन, पार्टी, मीटिंग, सेकंड, कार्बन, टाइप, रिवन, क्रिकेट, ये सभी कुछ यहाँ पे शब्द जो दिए गए हैं ये आपके अंग्रेजी के हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए अब चीनी से लिए गए कौन कौन से, जैसे कि चाय, लीची, तूफान आदि, ठीक है। यूनानी, ठीक है। ग्रीक से लिए गए कौन से शब्द, देखिए जैसे कि डेल्टा, एटम, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि, ठीक है बच्चों। चलिए आइए अब हम पांचवा करते हैं, पांचवा भेद कौन सा था, संकर शब्द मतलब वर्ड्स मेड फ्रॉम टू मिक्स्ड लैंग्वेजेस। चलिए देखिए दो भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। समझ आया बच्चों यहाँ पे, देखिए जैसे कि रेलगाड़ी, ठीक है। अब रेलगाड़ी में देखिए रेल ये अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, ठीक है, तो बन गया ना दो अलग अलग भाषाओं के मेल से एक नया शब्द रेलगाड़ी, ठीक है। इसी प्रकार देखिए लाठी चार्ज, तो लाठी हिंदी का है, चार्ज अंग्रेजी का है, ठीक है, तो बन गया लाठी चार्ज। इसी प्रकार घड़ी साज, ठीक है, तो घड़ी यहाँ पे हिंदी का है और साज क्या है, अरबी का है। टिकट घर में, टिकट अंग्रेजी का है और घर हिंदी का है, ठीक है। ये कुछ आपके उदाहरण है जो कि संकर शब्द के, ठीक है। अगला देखिए अब हम देखते हैं ख दूसरा उत्पत्ति पे, देखिए तो क्या है ये, व्युत्पत्ति मतलब रचना के आधार पर वर्गीकरण। चलिए देखिए व्युत्पत्ति से तात्पर्य है बनावट, ठीक है, तो देखिए इस आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के तीन भेद किए जाते हैं, ठीक है। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक तथा तीसरा है कौन सा, योग रूढ़, ठीक है। देखिए पहला देखिए रूढ़ शब्द, ठीक है, मतलब रूट इन वर्ड्स, देखिए जिन शब्दों के खंड किए जाने पर उनका कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है, पैर, घोड़ा, घर, मेज, नाक आदि। समझ आया बच्चों, इनको अगर आप क्या कर देते, देखिए इनका अगर खंड कर दिए जाएं तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है ना बच्चों।
रूढ़ शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते तथा ये शब्द किसी अर्थ विशेष के लिए प्रसिद्ध किए जाते हैं। समझ आया बच्चों? इनको आप जब तोड़ेंगे तो इनका कोई अपने आप में अर्थ नहीं निकलेगा, आपको इन सबको मिलाना पड़ेगा तभी इनका अर्थ बनेगा, उसी को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा यौगिक शब्द मतलब कंबाइंड वर्ड्स। ठीक है, देखिए कंबाइंड वर्ड्स, चलिए देखिए ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं तथा जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। देखिए जैसे कि डाकघर, तो इसमें हम अलग कर सकते हैं कैसे, डाक जमा घर से। ठीक है, डाक अलग है, घर अलग है। इसी प्रकार विद्यालय, तो देखिए विद्या जमा आलय। ठीक है, सब्जी मंडी तो सब्जी जमा मंडी। वनराज तो वन जमा राज। ठीक है बच्चों, चलिए अब तीसरा देखते हैं योग रूढ़ शब्द मतलब कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, देखिए जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो किंतु जिनसे सामान्य अर्थों का बोध ना होकर विशेष अर्थों का बोध हो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि देखिए नीरज, तो नीरज में क्या है, नीर जमा ज, तो क्या है, इसका अर्थ होगा नीर। देखिए नीर का अर्थ होता है जल और ज का उत्पन्न होता है उत्पन्न होना, सॉरी, और ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना। ठीक है बच्चों, देखिए अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला। तो आपने देखा कि नीरज एक शब्द लिखा हुआ था लेकिन उसका जो अर्थ है वो क्या है, जल में उत्पन्न होने वाला। एक विशेष अर्थ हुआ ना इसका, एक विशेष अर्थ हो गया ना इसका बच्चों, है ना। इसी प्रकार देखिए यह शब्द एक फूल विशेष कमल का फूल के लिए रूढ़ हो गया है। जल में उत्पन्न होने वाला हर फूल नीरज नहीं होता। बच्चों समझ आया, नीरज किसके लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पे, कमल के लिए। ठीक है, सभी के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए अब नीरज केवल कमल के फूल के लिए प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए चारपाई, तो चारपाई क्या होती है, चार पैरों वाली अर्थात खाट को कहते हैं। ठीक है, देखिए चार पैरों वाली प्रत्येक वस्तु चारपाई नहीं है, यह शब्द केवल खाट के लिए प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार जलद, जलद क्या है बताइए, बादल को कहते हैं। ऐसी चौपाया, चौपाया जानवर होता है। आदि शब्द रूढ़ हो गए हैं। रूढ़ का अर्थ ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष को ही प्रकट करते हैं। ठीक है, अतः मिलकर बनने व विशेष अर्थ के दयोदक मतलब रूढ़ होने से ये योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करते हैं ग, ये है अर्थ के आधार पर वर्गीकरण मतलब वर्ड्स बेस्ड ऑन मीनिंग। ठीक है, चलिए देखिए तो अर्थ के आधार पर शब्दों को प्रमुख 4 भेदों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है एकार्थी, दूसरा है अनेकार्थी, तीसरा है पर्यायवाची और चौथा है विलोम शब्द। चलिए देखिए एकार्थी शब्द क्या होते हैं, मतलब वर्ड्स हैविंग वन मीनिंग। देखिए जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मेज, फर्श, रोटी, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, गाय आदि। ठीक है, दूसरा देखिए अब अनेकार्थी शब्द मतलब वर्ड्स हैविंग वेरियस मीनिंग्स। देखिए जिन शब्दों का प्रयोग संदर्भों के अनुसार अलग अलग अर्थ में किया जा सकता है वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि देखिए सोना, अब सोना में इसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। जैसे कि पहला है धातु विशेष या फिर सोने की क्रिया को भी कहते हैं हम सोना। ठीक है, कुल, अब कुल का अर्थ वंश भी होता है, परिवार भी होता है और सब मिलाकर भी हम कुल कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए पत्र, तो पत्र का अर्थ चिट्ठी भी होती है, पत्ता भी होता है और समाचार पत्र भी होता है। ठीक है ना। बल, देखिए तो बल का अर्थ शक्ति भी है, टेढ़ापन भी है। ठीक है ना बच्चों, चलिए तीसरा देखिए पर्यायवाची शब्द मतलब साइनोनिम्स। देखिए बच्चों तो जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। पूर्णतः पर्यायवाची शब्द पूर्णतः समानार्थी नहीं होते, उनमें अत्यंत सूक्ष्म अंतर्गत अर्थगत अंतर होता है। समझ आया आपको बच्चों कि यहाँ पे पर्यायवाची शब्द जो है समानार्थी नहीं होते एकदम। ठीक है, बिल्कुल समानार्थी नहीं होते, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, चौथा देखिए विलोम शब्द मतलब एंटोनिम्स। देखो एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि धनी का निर्धन, बुराई का भलाई, नर नारी, मित्र शत्रु आदि। ठीक है, चलिए अब आइए बच्चों अब हम करते हैं घ, प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण मतलब वर्ड बेस्ड ऑन फंक्शन। ठीक है, देखिए वाक्य में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि लड़का, लड़के, लड़कों। ठीक है, तथा कुछ शब्द अपरिवर्तनीय ही रहते हैं। जैसे कि आज, शीघ्र, बाहर, भीतर, वाह आदि। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द जो कि परिवर्तन नहीं होते। ठीक है, ऐसे परिवर्तन को रूप परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण भी कहा जा सकता है। इस आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका विकारी शब्द। ठीक है, मतलब डिक्लिनेबल वर्ड्स। ठीक है, देखिए तो कुछ शब्दों के रूप में प्रयोग अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जैसे कि इस परिवर्तन को शब्दों में होने वाले विकार भी कहते हैं। बच्चों समझ आया, जो परिवर्तन हो रहा है शब्द में उसी को हम विकार कहते हैं। ठीक है ना। देखिए यह विकार लिंग, वचन अथवा कारक द्वारा
यह परिवर्तन द्वारा यह विकार लिंग, वचन, कारक अथवा पुरुष के भाव से उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए अब लिंग है क्या, लड़का। देखिए लड़का खड़ा है, लेकिन अगर मैं इसको लड़की के लिए कहूंगी तो क्या हो जाएगा, लड़की खड़ी है। ठीक है, ख देखिए वचन, तो देखिए लड़की खेल रही है या फिर लड़कियां खेल रही हैं, परिवर्तन हुआ ना। तीसरा देखिएगा कारक, तो क्या होगा, लड़का गाता है। ठीक है, लड़के को गाने दो। ठीक है, हमने कारक चिन्ह का प्रयोग किया है इसको बदलने के लिए। ठीक है, अब घ देखिए पुरुष, तो देखिए वह आता है। ठीक है, या फिर वे आते हैं। ठीक है, हुआ ना बदलाव। देखिए विकारी शब्द निम्नलिखित चार हैं, कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया। ठीक है, तो ये चार शब्द जो कि आपके विकारी हैं, मतलब जिनमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, देखिए आप दूसरा पढ़ते हैं अविकारी शब्द, मतलब इनडेक्लिनेबल वर्ड्स। देखिए बच्चों, जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण विकार परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि देखिए पहला है यह यहाँ आया है, द्वारा वह यहाँ आएगा। ठीक है, या फिर हम इसको जब बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, वे यहाँ आए थे। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ जो है दोनों में ही एक जैसा है। ठीक है, दूसरा देखिए तुम धीरे धीरे चल रहे हो। ठीक है, देखिए समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है। ठीक है ना बच्चों, चलिए अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, देखिए पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। ठीक है, चलिए तो बच्चों देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुना होगा, है ना। चलिए आइए अब हम इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो यहाँ पे आपको पूछा गया शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, तो शब्दों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया जाता है। ठीक है, आइए मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहला आपका कौन सा है, देखिए तो ये है आपका यहाँ पे, देखिए सबसे पहला आपका देखिए ये रहा शब्द का वर्गीकरण। तो पहला है उत्पत्ति अथवा शोध के आधार पर। ठीक है, दूसरा है आपका देखिए कौन सा, ये है आपका देखिए यहाँ पे ये ख, व्युत्पत्ति मतलब रचना के आधार पर। तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर और चौथा है आपका प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो ये चार प्रकार हैं जिसके आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। दूसरा देखिए अब उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों तो इसका उत्तर हो जाएगा कितने प्रकार से, बताइए। तो ये तीन प्रकार से इसको बांटा जाता है उत्पत्ति के आधार पर। पहला कौन सा, देखिए योग रूढ़ शब्द, दोबारा तो देखिए बच्चों पहला क्या है, रूढ़ शब्द, दूसरा क्या है आपका यौगिक शब्द और तीसरा है आपका योग रूढ़ शब्द। ठीक है, देखिए अब हम करते हैं इसका तीसरा प्रश्न। देखिए तद्भव का क्या अर्थ होता है, देखिए तद्भव का अर्थ होता है, बताइए क्या। देखिए बच्चों तो तद्भव का क्या अर्थ है, देखिए तद का अर्थ होता है क्या, उससे, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना, मतलब उससे उत्पन्न होना। उससे किससे, बताइए संस्कृत से, समझ आए। तद्भव का अर्थ है संस्कृत से उत्पन्न होना। ठीक है, अब देखिए चौथा, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों तो इसका उत्तर है आपका दो। ठीक है, दो प्रकार से होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है आपका एकार्थी और एक होता है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, देखिए अब करते हैं ख, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला देखिए क्या है, शब्द किसे कहते हैं, तो हमने क्या देखा था कि वर्णों के परस्पर मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, जिससे एक सार्थक शब्द बनता है। ठीक है, देखिए अब दूसरा पद किसे कहते हैं, बताइए बच्चों। देखिए हमने देखा था कि वर्णों के परस्पर मेल से शब्द बनते हैं और जब वो शब्द हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वो आपका पद बन जाता है। ठीक है ना। देखिए तीसरा विदेशी शब्द किसे कहते हैं, देखिए तो हमने क्या देखा था कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि किसी अन्य भाषा या फिर आप बोल सकते हैं किसी कहीं बाहर से लिए गए हैं। ठीक है, मतलब भारत से, हमारे भारत के बाहर से, ठीक है ना, किसी अन्य देश से लिए गए हैं जो कि आजकल हम प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ रहे हैं इसका। तो बच्चे देखिए आपके ये जो हम कह रहे हैं विदेशी शब्द कौन से होते हैं, विदेशी मतलब जो कि विदेश मतलब किसी अन्य देश से उत्पन्न शब्द हैं जो कि आज हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, जिनका उत्पन्न हमारे देश में नहीं हुआ है उनको। ठीक है, चौथा देखिए विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें किसी वजह से परिवर्तन आ सकता है, जैसे कि लिंग के कारण, फिर आप कह सकते हैं इसमें कारक के कारण, है ना, मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि लिंग, कारण, ठीक है, पुरुष, इन सभी के कारण बदल सकते हैं। तो जो बदलाव उनमें आता है वही क्या है, आपके विकारी शब्द है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों ग, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला देखिए तो ये सार्थक और निरर्थक शब्दों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सार्थक का अर्थ क्या होता है, बताइए, जो अर्थ प्रकट करता हो, और निरर्थक क्या होता है, जिसका कोई भी अर्थ ना हो। ठीक है, जैसे कि शब्द आपको बताने हैं ना, जैसे कि अगर मैं कमल को लिखती हूँ, देखिए कमल, 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 तो ये क्या है, कमल आपको पता है कमल का फूल होता है ना, तो ये क्या हो जाता है, ये तो सार्थक है क्योंकि इसका एक अर्थ है। लेकिन अगर मैं कमल को उलट कर, उसके जो वर्ण है उसको उलट कर मैं लिख दूं वहां पे मकल,
मकल, तो क्या मकल कुछ होता है क्या? नहीं होता, तो ये क्या निरर्थक है। समझ आए? तो यही इसका उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि मकल का कोई भी अर्थ नहीं निकल पा रहा है ना। अगला देखिए दूसरा, स्रोत, स्रोत के आधार पर शब्द भेद बताते हुए प्रत्येक भेद के चार चार उदाहरण दीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों आपको दिखा देती हूँ मैं स्रोत के आधार पर। देखिए कौन सा था स्रोत, मतलब क्या था यहाँ पे, देखिए तो स्रोत आपका है बच्चों, देखिए तो जो आप यहाँ पे कह रहे हैं क्या, स्रोत के आधार पर शब्द भेद बताते हुए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे स्रोत के आधार पर, यहाँ देखिए कौन से हैं, ये देखिए ये है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। तो देखो कौन कौन सा, इसमें 5 प्रकार से हमने इसको बांटा था। ये है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, ठीक है। तो देखिए तत्सम शब्द कौन से थे, जो कि आपके संस्कृत से लिए गए हैं और जो ऐसे के ऐसे ही लिखे जाते हैं, जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो कौन कौन से, जैसे कि उच्च, उत्थान, दुग्ध, अद्भुत, अजय, ठीक है। और भी उदाहरण है आप ले सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा था आपका तद्भव शब्द, ठीक है। ये वो थे जो कि संस्कृत में कुछ और थे लेकिन हिंदी में आके बदल गए हैं, ठीक है, इनमें परिवर्तन हो गया। तो जैसे कि ये हो सकते हैं जीव, घंटी, नंगा, आग, खीर, ठीक है। चलिए अब देखिए तीसरा देशज शब्द थे। देशज का क्या अर्थ है, जो कि हमारे देश में ही उत्पन्न किए गए हों, ठीक है, जैसे कि आटा, घोड़ा, पेड़, चूहा, झाड़ू, ठीक है। अगला देखिए विदेशी शब्द, जो कि बाहर किसी अन्य देश में उत्पन्न किए गए हों, जैसे कि कोट, चाय, लालटेन, स्टेशन, ठीक है। अगला देखिए बच्चों अब है आपका कौन सा, संकर शब्द, ठीक है। तो संकर शब्द क्या था आपका बताइए, जो दो भाषाओं के मेल से बना हुआ हो उसे कहते हैं हम क्या, संकर शब्द। जैसे कि रेलगाड़ी, ठीक है, लाठी चार्ज, घड़ी साज, ठीक है, और टिकट घर, ठीक है। चलिए तो ये कुछ इसके उदाहरण है। आइए अब हम इसका अगला प्रश्न करते हैं, कौन सा है, तीसरा। देखिए रूढ़ तथा यौगरूढ़ शब्द क्या होते हैं, इनका अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। चलिए आइए रूढ़ शब्द और यौगरूढ़ शब्द मैं आपको बता देती हूँ। देखिए तो कहाँ पे, देखिए ये रहा, ये रहा, देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर किया था हमने। तो यौगरूढ़ शब्द और कौन सा था, यौगरूढ़ शब्द। तो देखिए रूढ़ शब्द आपके होते, देखिए जिन शब्दों के खंड किए जाने पर उनका कोई अर्थ ना निकले उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि पैर है, अब पैर को मैं पै अलग कर दूं, र अलग कर दूं, तो क्या उनका कोई अर्थ रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। तो यही है आपका रूढ़ शब्द, ठीक है। और घोड़ा, घो और डा, अगर मैं अलग अलग लिखूं तो इनका कोई भी अर्थ नहीं है, लेकिन घोड़ा साथ में लिखती हूँ तो इसका कोई अर्थ है। तो ये है आपका रूढ़ शब्द, ठीक है। अब देखिए बच्चों यौगरूढ़, यौगरूढ़ का क्या अर्थ है, देखिए जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों किंतु जिससे सामान्य अर्थ ना बोध होकर कोई विशेष अर्थ का बोध होता है, उसी को हम यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि हमने कौन सा देखा था, यहाँ पे नीरज देखा था, है ना। तो नीरज का अर्थ क्या था, यहाँ पे कमल का फूल था ना। तो ये आपने देखा यहाँ पे, ठीक है। जैसे चौपाया है, प्रकार, जैसे जलद है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण है जिसमें आपको यौगरूढ़ शब्द बताए गए हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए आइए अब हम इसका चौथा प्रश्न करते हैं। घ, निम्नलिखित शब्द रूढ़, यौगिक तथा रूढ़, यौगिक अथवा यौगरूढ़ में से क्या है। दोबारा बोलिए क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द रूढ़, यौगिक अथवा यौगरूढ़ में से क्या है, ठीक है। लिखिए, देखिए सत्य, सत्य क्या है, ये तो आपका संस्कृत से लिया गया है। तो सत्य क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, दोबारा देखिए बच्चों, तो ये जो सत्य है इसको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रूढ़ शब्द, ठीक है। सूर्य, सूर्य ये भी कौन सा हो जाएगा, रूढ़ शब्द। पीतांबर, तो देखिए पीता, ठीक है, पीता जमा अंबर, तो ये अलग हो जाएगा। तो ये आपका किससे लिया गया है, ये आपका यौगरूढ़ शब्द है, ठीक है। कमल, कमल भी क्या है आपका, देखिए नहीं, कमल आपका रूढ़ शब्द ही है, क्योंकि आप इसको तोड़ेंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे ही नीरज, ठीक है, नीरज का एक विशेष अर्थ है, इसीलिए हम इसको यौगिक कहेंगे, ठीक है। जन्मभूमि, तो जन्म जमा भूमि, ठीक है। तो ये क्या बताइए, जन्मभूमि ये क्या है आपका, दो शब्दों से मिलकर बना है, इसीलिए ये क्या है आपका यौगिक है, ठीक है। ऐसे ही पंकज, ठीक है, तो पंकज क्या बताइए, पंकज जिसका अर्थ हम अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका रूढ़ शब्द है। देखिए बच्चों, सातवां जो है आपका पंकज, ठीक है। पंकज किसको यहाँ पे बता रहा है, पंकज बताता है हमें ये आपका क्या है, एक यौगरूढ़ शब्द है, क्योंकि ये विशेष को बता रहा है, ठीक है। ऐसी जलद, जलद बादल होता है, ठीक है, तो ये भी आपका यौगरूढ़ है। भोजनालय, तो भोजन जमा आलय, ठीक है, तो ये क्या है आपका यौगिक शब्द है। रसोई घर, ये आपका यौगिक शब्द है। मृगनयनी, मृगनयनी क्या है बताइए, ये आपका संस्कृत शब्द है ना। तो ये आपका क्या हो गया बताइए, देखिए हम इसको पृथक भी कर सकते हैं, मृग जमा नयनी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका यौगरूढ़ शब्द, ठीक है। देखिए अब 12वां क्या है, नीलकंठ, नीलकंठ क्या कौन, दोबारा, तो बच्चों नीलकंठ, नीलकंठ कौन होता है बताइए, तो हम मोर को कहते हैं ना। तो ये आपका यौगिक शब्द हो जाएगा।
ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बच्चों हम इसका अड़ा प्रश्न करते हैं। ये क्या है, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, पहला देखिए क्या है, निम्न में से देशज शब्द है, बताइए कौन सा, जैसे कि लोटा, फकीर या नर्स, तो ये है लोटा। ठीक है, दूसरा देखिए, पर्यायवाची शब्द को कहते हैं, बताइए कौन सा, ये है समानार्थी शब्द। ठीक है बच्चों। चलिए तो बच्चों आज हमारा ये दूसरा अध्याय पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ अब आपको यहाँ पे शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया होगा, है ना बच्चों। चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।